हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर आज जो हमारे टॉपिक्स हैं दो हिंदू के, वो है एक तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है उसको हम डाउनग्रेड करते हैं 6.5% पे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं बुरी खबर है इंडिया के लिए कि हमारी, पहले हमने देखा था कि आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और रेपो रेट्स को बढ़ाया गया था, उस टाइम पे भी हमारा जो ग्रोथ रेट था उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज़ किया गया था आरबीआई के द्वारा। अब सिमिलर लाइंस के ऊपर जो है वर्ल्ड बैंक ने भी इसको डिक्रीज़ कर दिया है। तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि जो आपका गाम्बिया है, जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कफ सिरप, खांसी की दवाई से, जो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट करी थी। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़ा बवाल जो है वो बढ़ गया है और सीडीएसओ को इसमें जांच में लगाया गया है। इसके बारे में देखेंगे। ये जो फैक्ट्री है ये सोनीपत हरियाणा के अंदर थी, इसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद G20 समिट जो है हो रही है और इसके अंदर बाइडेन जो है यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट, वो पुतिन के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उन्होंने इसे रूल आउट नहीं किया है। इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। एंड लास्ट में देखेंगे लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है, और नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। रोज़ की तरह हमारा एक प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, वो भी इस बार नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड होगा, और मेंस क्वेश्चन भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड होगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ में ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यूपीएससी ने 2021 वाले पेपर में भी मेंस के अंदर पूछा था नोबेल प्राइज़ की डिस्कवरी के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने आज स्टडी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज सन। तो क्योंकि कहीं पे दो वुमेन हो, एक बेटा एक बाप हो, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था और सिमिलर क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको नीचे अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो के अंत में मैं इसका आपको आंसर दूंगा। फर्स्ट ऑप्शन इज मैक्स प्लैंक, नेक्स्ट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेक्स्ट इज विलियम हेनरी ब्रैग एंड लास्ट इज एनरिको फर्मी। सिमिलरली नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो और फैक्ट्स हैं वो भी हम वीडियो के अंत में ज़रूर करेंगे। अब कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड बैंक ने जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको कहीं ना कहीं 6.5% पे कम किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्लो डाउन इन ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, और हमारा जो अर्लियर डाटा आप देख रहे हो तो वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट जो है वो अचीव किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर चेंज के अंदर कि 2021 की स्टार्टिंग में Q2 के अंदर हमने बहुत ही हाई ग्रोथ रेट, डबल डिजिट ग्रोथ रेट को अचीव किया था, और कोविड के टाइम पे Q2 Q3 के बीच में हम नेगेटिव डबल डिजिट्स में चले गए थे। हमने उसको बहुत अच्छे से रिकवर किया 2021 के अंदर, लेकिन उसके बाद Q3 Q4 के पास आके हम दोबारा से नीचे आने शुरू हो गए। उसके बाद 2022 की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उससे काफ़ी स्ट्रेस हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया, एंड हमने उसके कारण देखा कि Q1 और Q2 के बीच में भी एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, क्योंकि फरवरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा कि हमने फिर से राइज करना शुरू किया है Q3 के अंदर, लेकिन आगे जो प्रोजेक्शंस हैं वो थोड़ा नेगेटिव साइड ही जा रही हैं। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बैठी थी, उसने भी ये कहा था कि हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है उसको हम थोड़ा सा कट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम रेपो रेट्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता रहा लेकिन आपकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम हो रही हैं, तो इसका मतलब आप स्टैगफ्लेशन, जो हम GS3 में पढ़ते हैं, यानी कि स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, आपके पैसा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उस कंडीशन में फंस जाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो वहाँ पे भी जो आपका ग्रोथ रेट है उसको सिर्फ 6.1% पे जो है इन्होंने टैप किया है। तो हमारी जो प्रीवियस ईयर की फिजिकल ग्रोथ थी 8.7% की, उसके तो हम आसपास भी नहीं है, और जो हमारा एम था कि हमें ओवरऑल 10 डिजिट्स डबल डिजिट्स ग्रोथ यानी कि 10% अबव ग्रोथ के अंदर जाना है, वो भी हम अचीव इस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए क्रिएट हो गई है। तो इसके ऊपर हमें याद रखना है कि हमें यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है विद रिगार्ड टू कॉजेज़, ठीक है, या फिर अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में पूरी की भी बात करते हो
तब भी आ जाता है कि हमारे ऊपर क्या क्या हो रहा है। एक तो स्ट्रेसेस आ रहे हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि यूक्रेन क्राइसिस से स्ट्रेस आ गया, उसके बाद अभी पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग से स्ट्रेस आ गया, श्रीलंका के अंदर उनके अपने इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। इन सब चीज़ों से इंडिया का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो हैम्पर होता है। चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, तो जो जॉब क्रिएशन या जो वर्क वहाँ से प्रोक्योर हो सकता था वो वर्क भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें मैटर करती हैं। इसके अलावा आपका जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी जैसे कहा कि हम प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई कम कर देंगे। सप्लाई कम करने से क्या होगा कि रेट्स हाई हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को तेल तो चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कारण भी इन्फ्लेशन जो है आर्टिफिशियली बढ़ाई जा रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोब। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं तो जो भी कफ सिरप एक्सपोर्ट करता था इंडिया गाम्बिया के अंदर, जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, उसके अंदर जांच की जा रही है। क्योंकि ये जो कफ सिरप है ये एक सोनीपत हरियाणा के अंदर एक फैक्ट्री सिचुएटेड थी जिन्होंने इन कफ सिरप्स को जो है बनाया था, और ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बच्चों को पिलाया गया, जिससे कि जो है डेथ कॉज होगी बहुत सारे छोटे बच्चों की। तो इसके अंदर जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है इंटरवीन किया, और जो CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, उसको कहा कि इन सभी ड्रग्स को जो है चेक करी जाए और इनका जो लाइसेंस है इसको भी वेरीफाई किया जाए। अब अगर हरियाणा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार से स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है टू मैन्युफैक्चर प्रोमेथेजिन ओरल सॉल्यूशंस। तो ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो कफ सिरप्स के अंदर बनती हैं, और ये कफ सिरप जो है एक्सपोर्ट ओनली कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो एक्सपोर्ट ओनली कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, और इन्हीं कफ सिरप से जो है डेथ कॉज हुई है बच्चों की। अब ये जो सैंपल्स हैं ये कलेक्ट कर लिए गए हैं और इनको रीजनल ड्रग टेस्टिंग सेंटर के अंदर लेके जाया जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर, जहाँ पे इसके ऊपर और क्लैरिटी आएगी कि इसके अंदर क्या कुछ ऐसा मिलावट था या क्या कुछ ऐसा टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस था जिसके कारण ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं और बच्चों की जो है इनोसेंट बच्चों की जान जो है वो चली गई है। इसके अंदर एक और इनिशियल चीज़ जो आई है WHO की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जो हमें टेंटेटिव रिजल्ट्स मिले हैं 23 सैंपल्स में से, उसके अंदर डी हाइथलाइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डाइथिलाइन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो पाए गए हैं। इसीलिए जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने एक जांच शुरू करी कि कहीं किसी इंडिया की किसी शॉप के ऊपर, किसी केमिस्ट की दुकान के ऊपर तो ये मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, और अगर हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से जो है रोका जाए कि इसको नहीं बेचना, क्योंकि यहाँ पे भी जाने जा सकती हैं। तो चारों के चारों जो कफ सिरप्स हैं यहाँ पे नहीं है एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ AIOCD यानी कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उनका ये कहना है कि हमारी कोई भी इंडियन मार्केट में इस तरह की दवाइयाँ नहीं है जिसके अंदर ये केमिकल्स हों, अगर हैं तो हम इमीडिएटली उसकी सप्लाई को जो है बंद कर देंगे, और इसके ऊपर जो जांच हमने बिठा दी है जो इस पूरे के पूरी फैक्ट्री का इन्वेस्टिगेशन करेगा और चेक करेगा कि अगर ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि नॉन एडिबल हैं तो इनको किस तरीके से और किस पर्सन ने जो है एक्सपोर्ट वाली दवाइयों में मिला दिया, जिससे कि बच्चों की जो है जान गई और इंडिया की इमेज जो है वो मलाइन हुई है वर्ल्ड में। क्योंकि आप देखिए कि इस तरह की चीज़ों से फिर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अब जैसे जो भी चीज़ मेड इन चाइना होती है हम कहते ही थे कि भाई मेड इन चाइना तो बेकार चीज़ है, टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमारा बहुत अच्छा नाम है। अगर हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर इंडिया की इमेज को डेंट पड़ता है और वो भी इतना ग्रूसम चीज़ हो जाती है कि डेथ हो जाती है, तो लोगों का विश्वास जो है वो उठ जाएगा और जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इंपोर्ट करना दवाइयाँ बंद कर देंगी, जो हमारी इकॉनमी के लिए भी काफ़ी बुरा साबित होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा G20। तो G20 आपको पता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है और इसकी मीटिंग जो है वो फ़िलहाल चल रही है बाली इंडोनेशिया के अंदर, और 2023 के अंदर दिल्ली इसको होस्ट करेगा, तो मतलब इंडिया इसको होस्ट करेगा। अब बाइडेन साहब से जब पूछा गया कि G20 के अंदर क्या आप पुतिन से मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर रहे हैं
कि हम पुतिन साहब से मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि देयर मे बी सम चांसेस जिसके कारण से जो है बातचीत आगे बढ़ सकती है, डिप्लोमेसी आगे बढ़ सकती है, और जो यूक्रेन वाला मसला है उसको कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। यहाँ पे यूक्रेन का भी स्टांस जो है वो देखने वाला होगा कि यूक्रेन अब क्या करता है, क्योंकि यूएसए ने एक साइड से तो मिलिट्री एड, आर्म्स, एम्यूनेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं रिलीज़ कर दी है फॉर यूक्रेन, ठीक है। तो आप कह सकते हो यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जेलेंस्की को एज सच कुछ होप भी नहीं मिल रहा, और जेलेंस्की जो है वो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड उन्हें सपोर्ट करे अगेंस्ट रशिया और रशियन एनेक्सेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ यूक्रेन। लेकिन अब वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, कोई डायलॉग होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। स्टैटिक पोर्शन पे हम रिवाइज करते हैं G20 को। तो G20 की आप ये नेशंस देख सकते हो, जो ऑरेंज कलर में हैं वो G20 के परमानेंट नेशंस हैं, और जो ब्लू कलर में हैं वो नॉर्मली गेस्ट नेशंस के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं G20 के परमानेंट नेशंस की, तो यहाँ से शुरू होते हैं कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, जापान, साउथ कोरिया। और जो आपके आ जाते हैं गेस्ट कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन ज़्यादातर परमानेंट गेस्ट ही रहता है, गिनिया, उसके बाद स्नीगल, उसके बाद आपका आ गया वियतनाम, एंड उसके बाद आ गया आपका सिंगापुर। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था जिसके अंदर 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन ऐड करा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंट्रीज़ कितनी है, तो इंडिविजुअल कंट्रीज़ की बात करें तो 19 हैं, और यूरोपियन यूनियन पूरा एज अ ग्रुप है। तो 19 प्लस आप कह सकते हो EU को इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसके अंदर दो और ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ती हैं, वो है IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और साथ के साथ वर्ल्ड बैंक। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर जो है जुड़ी हुई हैं। अगर हम G20 का टोटल कर लेते हैं तो 80% से ज़्यादा वर्ल्ड का GDP और 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इन्हीं G20 कंट्रीज़ के अंदर रहती है। और जो भी आपके कह सकते हो क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं, उन सब के अंदर ये जो है आपस में चर्चाएं करती हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के जो सोल्यूशंस निकालती हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि G20 नेशंस को एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना, डेवलपमेंट करना, वो सारी चीज़ें जो हर एक आप कह सकते हो इंटरनेशनल ग्रुपिंग का कहीं ना कहीं मेथड है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर फॉल करती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यूक्रेन जो है इसका मेंबर नहीं है, ना ही गेस्ट लिस्ट के अंदर है, और ना ही परमानेंट मेंबर्स के अंदर है। तो यही चीज़ है कि अब US से क्या टॉक्स रिज्यूम करेगा यहाँ पे पुतिन साहब के साथ, रशिया के साथ, और अगर करेगा तो किस मुंह से करेगा, क्योंकि यूक्रेन तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन में है नहीं है। और यूक्रेन को एक तरफ आपने मिलिट्री एड जो है वो घोषित कर दी है अगेंस्ट रशिया, तो और बाइडेन इसको रूल आउट कर नहीं रहे कि हमारी बातचीत नहीं हो सकती। तो आखिर चल क्या रहा है, वो चीज़ें क्लैरिटी हमें इस मीटिंग के अंदर जो है कंप्लीट होने के बाद पता चलेंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो एनी एर्नॉक्स जो है इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये एक फ्रेंच ऑथर हैं, और सिंपल नॉवेल जो हैं वो लिखती होती हैं क्लास के ऊपर, जेंडर के ऊपर, एंड सो ऑन, और इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 82 ईयर्स की ये एज है इनकी, और इनकी 20 से ज़्यादा किताबें जो हैं स्कूल के अंदर, फ्रांस के अंदर लगी हुई हैं। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इनकी जो वर्क्स हैं वो यूथ को इंस्पायर करता है, सोशल लाइफ को जो है टारगेट करता है, और बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कंपैरेटिवली इनकी जो बुक्स हैं वो लिखी जाती हैं। अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो हमने इसको पहले भी रिवाइज़ किया था। नोबेल प्राइज़ जो है सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में बनाया गया था, क्योंकि उनकी ये वसीयत थी, विल थी लास्ट, और इनके जितने भी एसेट्स थे उन सब के थ्रू इन्होंने नोबेल प्राइजेस जो है वो बनाए गए थे। 1901 में 5 फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइजेस रखे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, एंड पीस। और इकोनॉमिक्स को 1969 के अंदर बाद में ऐड किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये केमिकल इंजीनियर थे, इनोवेटर थे, बिजनेसमैन थे, जो कि 1833 में स्वीडन के अंदर जो है बॉर्न हुए थे। और इनका जो सबसे मेजर आविष्कार आप कह सकते हैं वो था डायनामाइट, जिससे आप बारूद कहोगे, और जिससे कि सारे का सारा आप कह सकते हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हों, चाहे मिलिट्री चीज़ें हों, वो सारी की सारी कर रही हैं। और 355 पेटेंट्स थे इनके पास जब इनकी डेथ हुई थी। अगेन ये पोइटिक पर्सन थे, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि मैं एक नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में भी दूंगा, तो इनको पोएम्स वगैरह का
बहुत ज़्यादा शौक था। अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के अंदर कैश प्राइज़ की, तो एक तो इन्हें नोबेल प्राइज़ के अंदर नोबेल डिप्लोमा मिलता है, इसके अलावा एक नोबेल मेडल मिलता है, और साथ ही साथ उनको कैश प्राइज़ मिलता है जिसकी वैल्यू बनती है ऑलमोस्ट 7 करोड़। ठीक है, तो 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास बनती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो स्वीडन की जो करेंसी है उसके अंदर अगर देखें तो 10 मिलियन बनता है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 7-7.5 करोड़ के आसपास बैठता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट जो चल रहा है। अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस के अंदर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1939 के अंदर लिटरेचर के अंदर मिला था गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़। इसके अलावा टोटल 9 इंडियंस हैं, ये आपको याद रखने फिगर 9 इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं। 1939 में डॉक्टर सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में, फिर 1983 को मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, फिर डॉक्टर हरगोबिंद को मिला था फॉर मेडिसिन, जिन्होंने जेनेटिक कोड्स वगैरह के बारे में देखा था। उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद अभिजीत बैनर्जी को मिला था। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था। एंड उसके बाद आपके VR रामकृष्णन को मिला था केमिस्ट्री के लिए 2009 के अंदर। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस के लिए 2014 के अंदर। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे टाइम्स जो हैं इंडियंस को भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। नोबेल प्राइज़ अब तक टोटल दिया गया है वो दिया गया है 609, और 58 इनमें से वुमेन है। तो आप देख सकते हो वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, मतलब हार्डली 10% जो नोबेल प्राइजेज़ हैं उनको मिला है। मैरी क्यूरी सिर्फ एक ऐसी वुमेन है जो फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है जिनको 2 बार जो है नोबेल प्राइजेज़ मिले हैं फिज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, मैडम क्यूरी। तो इनको एक बार फिजिक्स के लिए मिला था और एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला था, रेडियम और पोलोनियम के लिए। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल चीज़ होगी। तो जैसे हमने वो बाप बेटे वाला जो MCQ अभी डिस्कस करना है। एंड जो नोबेल प्राइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली 5 फील्ड्स के अंदर था, इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ था। तो जो एडिशन था वो 1968 के अंदर हुआ था और वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने किया था। स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक्स के लिए इसको ऐड किया था, जब नोबेल प्राइज़ की अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी उसके अंदर ये मेंशन नहीं था। अब बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इसका आंसर है विलियम हेनरी ब्रैग। तो ये जो हैं वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स को अपने सन के साथ शेयर किया था। तो ये अगेन एक पेक्यूलियर फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना, जैसे मैडम क्यूरी वाला आपको याद रखना है। अब मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मेंस के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन था द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 2014 वॉज जॉइंटली अवॉर्डेड टू अकाशी अमानो एंड नाकामुरा फॉर द इन्वेंशन ऑफ ब्लू LEDs इन 1990s। हाउ द इन्वेंशन इम्पैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो ब्लू LEDs की डिस्कवरी हुई थी उसके लिए नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया था, तो उससे क्या इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर या ह्यूमन बींग्स के ऊपर पड़ा है। तो इसके अंदर अगर आपने ब्लू LEDs के बारे में नहीं पढ़ा हुआ या आपको इस नोबेल प्राइज़ के बारे में नहीं पता, तो आप इसको डेफिनेटली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े समय के बाद पूछा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता होगा। तो इसीलिए जो थोड़ी बहुत ही डिस्कवरीज होती हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए कि उसके अंदर बेसिकली क्या डिस्कवर हुआ, या मोटा मोटा भी अगर आपको पता हो तो उससे बेटर ये होता है कि आप कुछ ना कुछ आंसर कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क आज का यही रहेगा कि आप इस ब्लू LED इफेक्ट को पढ़िए और इसका क्या इम्पैक्ट था ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एवरीडे लाइफ के ऊपर हमारे क्या फ़र्क पड़ा। और उसके बाद आप चाहें तो एक आंसर लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हो एंड आई विल एवेल्यूएट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे।
जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।